Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रिक्शन चैप्टर में लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। अभी हम दो थ्योरी देखेंगे। लिखिए लिखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसका सिंबल है लैम्डा। दिस इज लैम्डा, ऐसे लिखिए लैम्डा, लैम्डा ऐसे करेंगे लैम्डा, लैम्डा, लाडला नहीं लैम्डा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे लैम्डा। ओके, जैसे अल्फा आप जानते हैं, बीटा जानते हैं, गामा जानते हैं, वैसे लैम्डा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या पहले समझिए, अंडरलाइन कीजिए, अपना पेन एंड पेपर रखिए। देखिए बॉयज, लेट अस से एक सरफेस है, मान लीजिए मैं हॉराइजॉन्टल सरफेस का एग्जांपल दे रहा हूं, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का कुछ मास होगा m, 5 kg 10 kg। लेट अस से ब्लॉक राइट को मोशन करने के लिए कोशिश कर रहा है। उस टाइम मोशन आप जानते हैं, ऑलरेडी मोशन करेगा तो मोशन का अपोजिट में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा, और मोशन करने के लिए टेंड करेगा, कोशिश करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन पड़ेगा। पर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बताते हैं, जिसको हम बताते हैं म्यू एन। तो म्यू इधर मैं म्यू लिमिटिंग लिख रहा हूं। म्यू लिमिटिंग, म्यू एन का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो जब जस्ट मोशन शुरू होगा उस टाइम जो फ्रिक्शन पड़ेगा सबसे ज्यादा पड़ेगा, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं पड़ेगा, रिएक्शन। देखिए ये सब रिएक्शन फोर्स है। एक्चुअली ये मोशन करने के लिए, कोशिश करने के लिए, ये अप्लाइड फोर्स यहां पढ़ना जरूरी है। वेट तो अप्लाइड फोर्स है, पर ये जो मोशन कर रहा है, करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके वजह से रिएक्शन फोर्स पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये और नॉर्मल रिएक्शन, ये सब रिएक्शन फोर्स है। ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीच में जाएगा। रिजल्टेंट मतलब ये दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो दो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा। बीच में कहां भी जा सकता है, यहां 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 यहां। तो इस फोर्स को बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं आपको बता चुका हूं कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को क्या बताते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जितना एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप याद रखेंगे। तो एक्चुअली ये एंगल नहीं, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। क्यों, आप देखिए तो लेट अस से और थोड़ा अप्लाइड फोर्स करेंगे पर फ्रिक्शन और थोड़ा बढ़ेगा। ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है, और थोड़ा बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा। तो देखिए ये एक्चुअली एक ये क्या होगा, पैरेललोग्राम जैसा होगा। एक्चुअली ये फोर्स बढ़ जाएगा तो देखिए ये रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल बढ़ जाएगा। समझ गए मेरे बात। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है आप बताएंगे, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। इधर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को बताते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिखिए लिखिए, पहले लिखिए, द रिजल्टेंट बिटवीन, द रिजल्टेंट RESULTANT, रिजल्टेंट बिटवीन, और रिजल्टेंट ऑफ भी आप लिख सकते हैं। क्या क्या के बीच में रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल फोर्स भी बताते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इधर क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा।
फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, मैं बताया था आपको कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, और फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बताते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड द एंगल बिटवीन, लिखिए मेरे साथ लिखिए, एंगल बिटवीन contact force and normal reaction is called angle of friction, ब्रैकेट के अंदर लामड़ा ऐसे करेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे, हाँ लामड़ा। देखिए नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को क्या बताते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स या फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल को बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको आपको डेफिनेशन याद रखना है। अभी ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन लामड़ा का मैं आपका वैल्यू निकालूंगा। देखिए ये है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एल इंटू एन। म्यू एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है एन नॉर्मल रिएक्शन। इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ये म्यू एन होगा तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये साइड म्यू एन होगा तो ये साइड भी क्या होगा भैया, म्यू एन होगा। म्यू एन मतलब म्यू लिमिटिंग इंटू एन। ये साइड म्यू एन होगा तो ये साइड म्यू एन होगा, समझ गए। ये साइड एन होगा तो ये साइड भी एन होगा, समझ गए मेरे बात। अभी ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, ये फिगर आप बनाएंगे, रुकिए, ये ट्रायंगल में हियर टान लामड़ा क्या होगा, टान लामड़ा मतलब टान थीटा। लामड़ा एक एंगल होता है, थीटा एक एंगल होता है। टान लामड़ा क्या होगा, टान लामड़ा मतलब फ्रंट साइड बाई बेस। फ्रंट साइड मतलब P बाई बेस मतलब B। तो टान लामड़ा होगा फ्रंट साइड मतलब म्यू एल एन बाई बेस क्या है, ये बेस क्या है, बेस है नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए। टान लामड़ा होगा फ्रंट साइड यानी कि म्यू एल इंटू एन बाई बेस मतलब एन। तो इधर एन एन में कैंसिल कर रहा हूं, इट इंप्लाइज टान लामड़ा इजिकल टू क्या होगा, म्यू हो जाएगा। म्यू मतलब म्यू लिमिटिंग। तो ऐसे हम बता सकते हैं tangent of the angle of friction। देखिए लामड़ा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tangent of the angle of friction is equal to coefficient of friction या coefficient of limiting friction। ऐसे भी स्टेटमेंट एंट्रांस में पड़ता है। tangent of the angle of friction is equal to coefficient of limiting friction। ये फिगर बनाइए नीचे, ये पूरा फिगर बनाइए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखिए, ऐसे ब्लॉक का मास m दीजिए, राइट को मोशन जस्ट कर रहा है, उसी टाइम फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का ऑपोजिट पे पड़ेगा, उसको बोलेंगे म्यू एल इंटू एन। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर पड़ता है, बनाइए एन, ऐसे लिखिए यहां पर एन। तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को बताते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे कर दीजिए एफसी। देखिए ये म्यू एल एन है तो ये भी म्यू एल एन होगा, और ये है एन, ये इसको लामड़ा लिखिए, लामड़ा। ये नॉर्मल रिएक्शन होगा तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन एन है, ये म्यू एल एन होगा तो ये भी। अभी नीचे लिखिए हियर लिखिए टान लामड़ा इज इक्वल टू, टान लामड़ा क्या होगा, फ्रंट साइड बाई बेस यानी कि म्यू एल एन बाई एन इंप्लाइज टान लामड़ा इज इक्वल टू म्यू एल। बॉक्स के अंदर रखिए, लिखिए सो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। सो टान लामड़ा मतलब क्या है, लामड़ा का टान वैल्यू। लामड़ा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
और टान वैल्यू मतलब टांजेंट। लिखिए, सो टांजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tangent of the angle of friction is equal to coefficient of limiting friction। ये लैंग्वेज में ऐसे बताएंगे, टांजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि टान लैम्बडा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू या म्यू एल। अच्छा, इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिए, सिंस टान लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू या म्यू एल। देखिए स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, लैम्बडा क्या होगा ऐसे कर देते हैं। देखिए यदि टान लैम्बडा म्यू एल है, लैम्बडा क्या होगा, ये टान मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आप जानेंगे साइन थीटा यदि एक्स होगा, थीटा क्या होगा, आप इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे 12th में, साइन इनवर्स एक्स, इसको याद रखेंगे। समझ गए मेरे बात। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 होगा, थीटा क्या होगा, बोलेंगे cos इनवर्स 1/2, जो कि आप जानते हैं क्या है 60 डिग्री यानी कि π/6 और 60 डिग्री। cos 60 इज इक्वल टू π/1/2 आप जानते हैं। ये है रफ वर्क आपका। सिमिलरली यदि टान लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू एल होगा तो लैम्बडा क्या होगा, बोलिए, इस साइड चला जाएगा तो टान इनवर्स म्यू एल हो जाएगा, म्यू एल। समझ गए। इसको बॉक्स के अंदर रखिए, ये लिखिए, यहां से यहां तक लिखिए, ये रफ वर्क लिखिए, वीडियो को पॉज करके। नीचे लिखिए होयार लिखिए, होयार लैम्बडा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन and mu L is coefficient of friction मतलब इधर क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। आप जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। तो कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप बताएंगे लैम्बडा इज इक्वल टू टान इनवर्स म्यू। क्या बताएंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू, हाथ चला के बोलिए, टान इनवर्स म्यू या म्यू एल। होयर लैम्बडा ये है, म्यू एल ये है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ये था थ्योरी। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में रिजल्टेंट को कॉन्टैक्ट फोर्स बताते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड जिसका वैल्यू है लैम्बडा इज इक्वल टू टान इनवर्स म्यू एल। समझ गए मेरे बात। अच्छा, इसको लिख दीजिए। अभी और एक थ्योरी देखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। देखिए और एक थ्योरी दिखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज सिंबल है थीटा। एंगल ऑफ रिपोज, ये भैया एंगल ऑफ रिपोज है क्या, देखिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये कुछ एंगल किया होगा 30 डिग्री। यहां से एक ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम रखे थे तो ब्लॉक नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि नीचे आने के लिए कोशिश कर रहा है, पर ऑपोजिट में मोशन जो कोशिश जहां कर रहा है उसका ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स पड़ रहा है। कितना हो उस टाइम, उस फ्रिक्शनल फोर्स को बोलेंगे म्यू स्टैटिक इनटू एन। समझ गए। अच्छा, ये एंगल को मैं थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं, फिर भी ये ब्लॉक नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में है तो मोशन का अगेंस्ट में, मोशन टेंड कर रहा है, करने के लिए कोशिश कर रहा है नीचे, तो उसका अपोजिट में 20 स्टैटिक फ्रिक्शन पड़ेगा, उससे ज्यादा पड़ेगा। सपोज ये एंगल में देखिए,
ये जो एंगल है इंक्लाइन प्लेन हॉराइजॉन्टल के साथ किया है, इसी एंगल थीटा एंगल, ये एंगल में यहां से एक ब्लॉक को छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक जस्ट मोशन करना शुरू किया, जस्ट मोशन करना शुरू किया, मोशन नहीं कर रहा है, मोशन करना शुरू किया, यानी कि एक्सीलरेशन उसका नहीं हो रहा है, जस्ट यहां से छोड़ेंगे तो थोड़ा मोशन करना शुरू किया। उस टाइम नीचे मोशन तो ऑपोजिट दिशा में फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा, कितना पड़ेगा म्यू एन। उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा म्यू लिमिटिंग इनटू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। समझ गए? मोशन करने के लिए जस्ट कोशिश करेगा, उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोजिट दिशा में पड़ेगा, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो उसी टाइम ये थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है भैया? ये एंगल ऑफ रिपोज है इंक्लाइन प्लेन हॉराइजॉन्टल के साथ कितना एंगल किया है, सो दैट एक बॉडी हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखेंगे तो मोशन जस्ट करना शुरू करेगा, उससे ज्यादा एंगल रखेंगे तो आराम से मोशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन होगा, उससे कम एंगल में रखेंगे तो मोशन कुछ नहीं होगा, रेस्ट में रहेगा। नहीं नहीं, मैं एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन हॉराइजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है, सो दैट यहां पर एक ब्लॉक रखेंगे, कहां पर? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखेंगे, सो दैट बॉडी मोशन करना जस्ट शुरू करेगा, उसी टाइम एंगल को बताएंगे एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए मेरे बात? लिखिए एंगल ऑफ रिपोज थीटा, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज मैं लिख देता हूं, एंगल ऑफ रिपोज ब्रैकेट के अंदर थीटा इज द मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल मेड बाय द inclined प्लेन, मेरे साथ साथ लिखिए एंगल ऑफ रिपोज थीटा ब्रैकेट के अंदर इज द मिनिमम एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन कर रहा है मिनिमम एंगल, किसके साथ? हॉराइजॉन्टल के साथ, विथ द हॉराइजॉन्टल comma, so that whenever a body placed on the जब हम बॉडी को प्लेस करेंगे, कहां पर प्लेस करेंगे? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखेंगे, प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन कोमा it slide plane, plane, it slides, it just move downward, मतलब ये जस्ट मोशन करेगा, शुरू करेगा मोशन करने के लिए, जस्ट मूव डाउनवर्ड ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, SCORD, ओन आकड़ मतलब अपना इच्छा में वो मोशन करने के लिए शुरू करेगा, कोई उसको पुल कर रहा है ऐसे नहीं है। जितना एंगल की में बॉडी को रखेंगे तो बॉडी अपने आप में मोशन करने के लिए कोशिश करेगा, ओन आकड़ में मतलब अपना इच्छा में मोशन करने के लिए कोशिश करेगा, मोशन जस्ट स्टार्ट करेगा, उसी टाइम एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये लिख दिए। अभी फिगर में कर रहा हूं, समझिए, मैं एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू आपको दूंगा। तो लेटर से ये थीटा को एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, ये मोशन करने के लिए कोशिश कर रहा है, जस्ट मोशन कर रहा है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स उसका ऑपोजिट म्यू एल इंटू एन पड़ेगा, जो कि है लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट नीचे पड़ेगा mg। समझ गए? अभी प्लेस है तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। समझ गए मेरे बात? अभी देखिए ये थीटा है तो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो आप जानते हैं ये भी भैया थीटा होगा, तो mg इस डायरेक्शन में थीटा, देखिए
mg इस डायरेक्शन में थीटा, जिस डायरेक्शन में थीटा उधर cos कंपोनेंट पड़ता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा। mg इधर थीटा, mg cos थीटा, और cos कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। ये सब एक्चुअली फोर्स है, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स। एक्चुअली इधर एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन होगा तो उसका ऑपोजिट दिशा में स्यूडो फोर्स पड़ता, पर जस्ट मोशन शुरू हुआ है, मैं बोला उसी टाइम एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम कर दिया। अभी मैं इक्वेशन आपका लिखूंगा, देखिए देखिए इस दिशा में हम इक्वेशन लिखेंगे, इस दिशा में लिखेंगे, इस दिशा में इक्वेशन लिखेंगे तो म्यू एल एन ऊपर बढ़ रहा है और नीचे हो रहा है mg sin थीटा, तो म्यू एल एन इज इक्वल टू mg sin थीटा, ये हो सकता है। तो हम मैं ऐसे लिख रहा हूं mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एल एन, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू को मैं म्यू एल लिख रहा हूं n। दिस इज इक्वेशन 1। मैं इंक्लाइंड प्लेन का एलोंग इक्वेशन लिखा, समझ गए मेरे बात। अभी इंक्लाइंड प्लेन के साथ परपेंडिकुलर में इक्वेशन लिख रहा हूं। देखिए n इज इक्वल टू क्या होगा mg cos थीटा, आप जानते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा mg cos थीटा। मैं ऐसे लिख रहा हूं mg cos थीटा इज इक्वल टू n, ये सब फोर्स है। mg cos थीटा इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg cos थीटा इज इक्वल टू n। अभी देखिए दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। मैं ऐसे लिख रहा हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो mg कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या रहेगा बोलिए tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसको भी डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड को, n कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या म्यू एल मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ गए। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एल होगा, तो थीटा क्या होगा भैया, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, मैं आपको बता चुका हूं tan इनवर्स म्यू एल। देखिए तो एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू होगा, एंगल ऑफ रिपोज थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज है tan इनवर्स म्यू एल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी मैं बताया था बी लैम्बडा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एल, एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू भी मिला tan इनवर्स म्यू एल। उसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू दो सेम है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिपोज भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो इससे ऐसे पता चलता है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, कोई आदमी ऐसे लिख सकता है टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी लैंग्वेज में लिख सकता है। आप ये फिगर को पॉज करके करिए और यहां से यहां तक लिखिए, ये फिगर करिए और यहां से यहां तक लिखिए, वीडियो को पॉज करके। ये देंगे मोशन कर जस्ट कर रहा है, मोशन कर रहा है, जस्ट स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अभी नीचे लिखिए व्हेयर थीटा इज, इसका नीचे लिखेंगे व्हेयर थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज म्यू इज, म्यू मतलब म्यू एल इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कौन सा फ्रिक्शन भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एल इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्बडा का वैल्यू भी tan इनवर्स म्यू मिला था, एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू भी tan इनवर्स म्यू मिला था। तो ऐसे करेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट लेफ्ट से आरो दीजिए, लिखिए सिंस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्बडा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एल and angle of repose, angle of repose theta is equal to tan inverse mu L
कॉमा, तो नीचे लिखिए सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन is numerically equal to angle of friction ब्रैकेट के अंदर लैम्बडा इज न्यूमेरिकली इक्वल मतलब उसका वैल्यू इक्वल सेम होगा, वैल्यू कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फंडामेंटल अलग है, एंगल ऑफ रिपोज का फंडामेंटल अलग है, दोनों का वैल्यू सेम है। इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज ब्रैकेट के अंदर थीटा। समझ गया मेरी बात? एक क्वेश्चन लिखिए, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लेफ्ट में क्यू, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन is 45 degree, comma, what will be the value of angle of repose ये था क्वेश्चन। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 डिग्री होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज सेम है, तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। तो दिया है लैम्बडा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इट लैम्बडा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन 45 डिग्री होगा, तो इंप्लाइज एंगल ऑफ रिपोज भी कितना होगा 45 डिग्री। सो आंसर लिखिए, सो ऐसा कर दिए, लैम्बडा इज इक्वल टू 45 डिग्री इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिपोज will be 45 डिग्री। समझ गए मेरी बात? अभी एक क्वेश्चन लिखिए इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इफ एंगल ऑफ रिपोज लिखिए, और एक क्वेश्चन लिखिए लेफ्ट में क्यू, इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, comma, what will be the value of coefficient of friction, क्वेश्चन लिखिए इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 37 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज मतलब थीटा दिया है 37 डिग्री, तो क्वेश्चन पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू कितना होगा, म्यू या म्यू एल कितना होगा। देखिए हम जानते हैं, नीचे आप लिखेंगे, देखिए पहले वी नो दैट थीटा और म्यू के बीच में रिलेशन क्या है, थीटा और म्यू के बीच में रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू, बोलिए इसको याद रखेंगे, tan इनवर्स म्यू। थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे tan इनवर्स म्यू, इनवर्स नॉट यूनिवर्स, इनवर्स tan इनवर्स म्यू। तो म्यू एल क्या होगा, tan थीटा। म्यू एल क्या होगा, देखिए इस साइड लेंगे तो म्यू एल हो जाएगा, बोलिए tan थीटा। देखिए इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड कैसे हो रहा है। देखिए tan थीटा म्यू एल होगा, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स म्यू एल लिख चुका है, तो म्यू एल क्या होगा, tan थीटा। समझ गए? तो म्यू एल पूछा है, तो tan कितना डिग्री, tan 37 डिग्री, क्योंकि थीटा दिया है 37 डिग्री। tan 37 मतलब sin 37 बाई cos 37, sin 37 डिग्री बाई cos 37 डिग्री। देखिए sin 37 होता है 3/5 और cos 37 डिग्री होता है 4/5। आप जानते हैं sin 37 आपको मैं बताया था 3/5, cos 37 होता है 4/5। इधर 5 आप कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3/4। दिस इज आंसर। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का कुछ यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, 3/4 यानी कि 0.75 आंसर। तो देखिए यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन 37 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिपोज 37 डिग्री भी होगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इंप्लाइज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। आराम से कर देंगे।
तो वैसे ये 30 डिग्री होगा तो ये tan 30 करेंगे 1/√3 हो जाएगा। ऐसे ये 60 डिग्री होगा तो म्यू एल हो जाएगा tan 60 या √3 हो जाएगा। ये 45 डिग्री होगा तो म्यू एल होगा tan 45 = 1 होगा। समझ गए मेरे बात? ये था हमारा लेक्चर एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, और दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होता है। समझिए? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन, क्वेश्चन लिखिए डिफाइन, डिफाइन यानी कि डेफिनेशन बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन आपको पूछेगा। आप ऐसे बताएंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। मैं बताया था आपको, देखिए ये ब्लॉक रेस्ट ये प्लेस हुआ है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक राइट को मोशन करने के लिए जस्ट कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को बताते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल को जो बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आप, मैं डेफिनेशन आपको नोट्स दे चुका हूं, आप लिखेंगे द रिजल्टेंट बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और मैथमेटिकली लैम्बडा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये आप लिखेंगे। और एक क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का भी डेफिनेशन आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए बताएगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ जितना मिनिमम एंगल में एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन का टॉप से हम छोड़ेंगे तो ब्लॉक मोशन करने के लिए जस्ट टेंड करेगा, जस्ट स्टार्ट करेगा मोशन करना, उसी टाइम एंगल को बताते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंड उसका भी वैल्यू होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक है, ये भी आंसर आप लिख देंगे। मैं आपको डेफिनेशन नोट्स दे चुका हूं, समझ गए? ओके, थैंक यू वेरी मच।